नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की जो परीक्षा अभी तक आयोजित करवाई गई है, उसके क्वेश्चन बैंक के तौर पे हम लोग उसके प्रश्न पत्र को कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि इस पुस्तक में हम लोग पुलिस अवर निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक, उसके बाद में उत्पाद अवर निरीक्षक के बारे में जितने भी परीक्षा करवाया गया है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, जो कि ये अप टू डेटेड है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों परीक्षा अर्थात पीटी और मेंस की जो परीक्षा आयोजित करवाई गई है उसके प्रश्न पत्र को हम लोग कर रहे हैं। विशेष बात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और बात हम लोग आज ये करेंगे दोस्तों, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जिसकी परीक्षा करवाई गई थी 11/3/2018 की प्रथम पाली में, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अर्थात 11 मार्च 2018 ईस्वी की जो प्रथम पाली में परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसी के प्रश्न पत्र को हम लोग अब देखेंगे। दोस्तों, ये सीरीज बाय सीरीज हम लोग एक एक करके देख रहे हैं और अभी तक हम लोग 4 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5वें सेट में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बिहार दरोगा, जो कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के द्वारा परीक्षा जो करवाई गई थी पीटी की परीक्षा 11/3/2018 की प्रथम पाली में, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विषय सूची को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, विषय सूची को देखने के बाद ये पता चलता है कि अभी तक हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे सेट और चौथे सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि 12/7/2017 तक का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लोगों ने देखा, केवल पेपर सेकंड को, समान अध्ययन को। हम लोग अभी तक जितने भी सेट हैं उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र को छोड़ करके चल रहे हैं। आगे यदि डिमांड होगा तो हम लोग उसको भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे 5वें सेट को, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पीटी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 11 मार्च 2018 ईस्वी के प्रथम पाली में, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए बढ़ते हैं अपने सेट की ओर। पहला प्रश्न जो कि कह रहा है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। दोस्तों, सत्रिया जो है वो असम राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सत्रिया नृत्य जो है वो नाट्य प्रदर्शन पर आधारित एक कला है जिसकी उत्पत्ति असम की कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ में हुई थी। दोस्तों, इसका जो श्रेय है वो 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन और संत श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। दोस्तों, भारतीय नाट्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया था सिंदरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंदरी। दोस्तों, सिंदरी जो है वो धनबाद के निकट स्थित है, जहां पर भारत की पहली उर्वरक इकाई स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना जो है वो 1951 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर भारत में अमोनियम सल्फेट जो कि 1951 ईस्वी, यूरिया 1959 ईस्वी, अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट जिसे कि सामान्यतः डबल सॉल्ट कहा जाता है, वो 1959 ईस्वी में इसका उत्पादन करने वाला संयंत्र स्थापित किया गया था। ये सब पहला संयंत्र था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक से ये तात्पर्य है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, अर्थात उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो वे समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों समस्थानिक या आइसोटोप्स के बारे में, तो समस्थानिक या आइसोटोप्स समान तत्व के परमाणु होते हैं जिनके प्रोटॉन अर्थात परमाणु संख्या बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होती है या भिन्न होती है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसकी रासायनिक विशेषता समान होती है, लेकिन भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पे देखें दोस्तों, तो कार्बन का जो 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। क्रमशः इसके परमाणु संख्या जो है वो 12, 13 और 14 है तथा कार्बन तत्व के 3 आइसोटोप्स हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अर्थात गुरु अंगद देव के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों वक्तव्य जो है वो कथन ये कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है, और इसका तर्क या कारण आर बता रहा है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि करता है। इस तरीके से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो उत्तर भारत के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में हिम नदियों से निकलती है। हिम नदियाँ हिमालय की नदियों में जल के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती है, और इन नदियों में पूरे वर्ष जल रहता है, और ये प्रकृति में 12मासी होती है। हिमालय की नदियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान वर्षा द्वारा भी जल प्राप्त करती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। दोस्तों किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए बात करें तो दोस्तों कुल मिलाकर 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह जो कि आरक्षण और आवंटन होता है। दोस्तों एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह आदेश 1968 में सूचीबद्ध मानदंड के अनुरूप राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी न्यूनतम 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीट जीत लेती है, या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेती है, और मत प्राप्त करने के अतिरिक्त लोकसभा की 4 सीटें जीत लेती है, या न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृषि ऋण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। देश में व्यापक स्तर पर फैलते संकट, उसके बाद में दोस्तों ग्रामीण ऋण में भारी वृद्धि और साहूकारों के साजिश के परिणाम स्वरूप ही ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो कम आय वाले व्यक्तियों जैसे कि किसानों, उसके बाद में कारीगरों और समाज के अन्य वर्गों के विकास के लिए मितव्ययिता और पारस्परिक सहायता और उस सहायता को प्रोत्साहन देने के लिए ही ये आंदोलन की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्मू बजाओ नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। दोस्तों निम्मू बजाओ बांध की बात करें तो वो सिंधु नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्बू बजाओ विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में लेह के निकट अलची गांव में सिंधु नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर विद्युत परियोजना है, और इस परियोजना को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, जबकि इस परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्य को भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा निष्पादित किया गया है। इसका उद्घाटन 12 अगस्त 2014 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। दोस्तों किसी भी वस्तु के कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वस्तु के मूल्य का अर्थ है इसे क्रय करने की समान शक्ति। दोस्तों जबकि कीमत का अर्थ होता है मुद्रा का मूल्य, अर्थात धन की मुद्रा जिससे इसका विनिमय किया जा सके। दोस्तों वस्तु की कीमत वस्तु के लिए भुगतान की गई धन या मुद्रा की मात्रा होती है। अतः जब वस्तु के लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है तो उसका अर्थ यह है कि समान वस्तु के लिए अधिक धन का भुगतान करना होगा। स्पष्टतः तब क्रय शक्ति जो है या मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है, जबकि वस्तु के मूल्य में जो है वो साथ साथ वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दलित मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समता सैनिक दल एक सामाजिक संगठन है
समता सैनिक दल जो है दोस्तों वो एक सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना भारतीय समाज के वंचित वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से 25 नवंबर 1926 ईस्वी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों 1936 ईस्वी में अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अर्थात स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना की थी। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जड़ें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाले अनुसूचित जाति संघ में निहित हैं। इसके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने 1957 ईस्वी में उनकी राजनीतिक पार्टी अनुसूचित जाति संघ का नाम बदल करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर दिया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों संस्थाएं या संघ बनाने का अधिकार जो है वो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A का जो उपखंड सी है उसके तहत सभी नागरिकों को संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि राज्य जो है वो अनुच्छेद 19 के उपबंध 4 के अंतर्गत भारत की प्रभुता और अखंडता या नैतिक सार्वजनिक सुव्यवस्था के हित में इस अधिकार पर कानून द्वारा उचित सीमाएं लगा सकता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ओजोन छेद से बात करें क्या तात्पर्य है तो सबसे पहले देखते हैं इसके और भी ऑप्शंस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। इस तरीके से दोस्तों बात करें ओजोन छिद्र के बारे में तो ओजोन छिद्र जो है वो अंटार्कटिक के ऊपर समताप मंडल में अपवाद स्वरूप एक क्षीण ओजोन क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत अर्थात अगस्त से अक्टूबर के महीना में आरंभ होता है। दोस्तों ओजोन क्षेत्र और ओजोन क्षय का मुख्य कारण जो है वो मानव निर्मित हेलोकार्बन प्रशीतक, उसके बाद में दोस्तों विलायक, नोदक और झाग का निर्माण करने वाले कारक हैं जिन्हें ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थ अर्थात ODS के रूप में निर्देशित किया जाता है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 1948 ईस्वी में अर्थात 24 अक्टूबर 1948। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 1948 की बात करें तो 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वर्षगांठ की स्मृति में 24 अक्टूबर का ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र सप्ताह का भाग होता है जो कि 20 से लेकर के 26 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रभाव में आने के याद में दिलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 जो है वो कह रहा है बाघ आरक्षित क्षेत्र और दूसरा जो है वो है राज्य। इस तरीके से दोस्तों देखते हैं हम लोग इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र का जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है अर्थात ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। जबकि इसके बाद बात करें दोस्तों पेरियार के बारे में तो पेरियार जो है वो संबंधित है केरल से, जबकि सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा से है और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक से है। इस तरीके से इसका जो मिलान हो जाएगा वो 1 का 4 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा दोस्तों 3, उसके बाद में सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इंद्रावती बाघ रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और पेरियार के बारे में बात करें दोस्तों तो पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो केरल के इडुक्की, उसके बाद में कोट्टायम और पथानमथिट्टा के जिले में, उसके बाद दोस्तों
उस जिले में थेकड़ी के निकट एक संरक्षित क्षेत्र है। वहीं सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल बाघ रिजर्व जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जबकि बांदी बाघ रिजर्व की बात करें तो वो कर्नाटक के बांदीपुर जिले में स्थित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्रव घनत्व मापी अर्थात एरोमीटर एक उपकरण है जो तरल का विशिष्ट गुरुत्व अर्थात सापेक्षिक घनत्व, जल के घनत्व और तरल के घनत्व का अनुपात मापता है। दोस्तों यह आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग करता है जो यह बताता है कि प्रतिलंबित ठोस में जलमग्न भाग द्वारा विस्थापित तरल का भाग बल द्वारा उत्प्लावित तरल के प्रतिलंबित ठोस के समान होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसका सही कूट का आंसर बताना है। दोस्तों पहले उद्योग है और दूसरे में अवस्थिति है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रेलवे उपकरण। रेलवे उपकरण जो है दोस्तों वो भिलाई से संबंधित है, जबकि मोटर वाहन जो है वो जबलपुर से संबंधित है। और पोत निर्माण की बात करें तो दोस्तों पोत निर्माण जो है वो कोच्चि से संबंधित है, जबकि साइकिल जो है वो लुधियाना से संबंधित है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके उसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मृदा में जो नाइट्रिकारी जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट और उसके पश्चात में नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं और यह प्रक्रिया जो है वो नाइट्रीकरण कहलाती है। दोस्तों यौगिक जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम और अमोनियम जो है अमोनिया और अमोनियम को पौधों के द्वारा मृदा से लिया जाता है और तब इसका प्रयोग प्रोटीन के निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके से 18 नंबर प्रश्न कह रहा है हवा में परागण को कहते हैं। दोस्तों हवा में परागण को कहा जाता है वायु परागण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब पराग वायु के द्वारा वाहित होती है तो इसे वायु परागण कहते हैं। विश्व की कई महत्वपूर्ण फसलें वायु परागित फसलें होती हैं, जिनमें कि गेहूँ, चावल, मक्का, राई, जौ और उसके बाद में जई ये सब शामिल होते हैं। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई वृक्ष भी वायु परागित होते हैं। दोस्तों इसमें बात करें तो देवदार, उसके बाद में स्प्रूस, देवदार और कई दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष शामिल होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों केसर का मुख्य उत्पादक राज्य की बात करें तो वो जम्मू और कश्मीर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्यंदन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों निस्यंदन के बारे में तो निस्यंदन वह प्रक्रिया है जिसमें फिल्टर या निस्यंदक के प्रयोग से जल या किसी अन्य तरल में विद्यमान ठोस कणों को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से फिल्टर तरल को निकाल देने दिया जाता है, अर्थात इस प्रक्रिया में फिल्टर तरल को निकाल जाने दिया जाता है लेकिन ठोस कणों को रोक लिया जाता है। दोस्तों इस जल में सूक्ष्म जीवों को अलग करते हुए जीवाणु को निकाल दिया जाता है लेकिन जीवाणु की प्रजनन करने की क्षमता को नहीं रोका जा सकता। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है NSDL का पूरा नाम क्या है। दोस्तों NSDL की पूरा नाम को देखें तो वो होता है नेशनल सिक्योरिटीज, उसके बाद में दोस्तों नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NSDL का फुल फॉर्म को देखें तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है। दोस्तों यह मुंबई में स्थित एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति न्यासी होता है और इसकी स्थापना जो है वो राष्ट्रीय संस्थान के सुझाव पर आधारित राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति न्यासी के रूप में 8 नवंबर 1996 ईस्वी को की गई थी।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे कीट वंश नहीं बल्कि कीट दंश होना चाहिए। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। दोस्तों कोई भी कीट जब काटता है तो यह लार उत्सर्जित करता है, जिसके कारण त्वचा लाल पड़ जाता है और सूजन हो जाती है या खुजली होने लगती है। इसका कारण यह है कि कीट त्वचा के अंदर फॉर्मिक एसिड भीतर डालता है, जिसके कारण त्वचा तुरंत प्रतिक्रिया करती है और त्वचा लाल हो जाती है और खुजलाहट होती है तथा दर्द भी होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न हस्तियों पर विचार करना है। दोस्तों नीचे जो कुछ हस्तियों का नाम दिया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पहला है दोस्तों नसीरुद्दीन शाह, उसके बाद में गिरीश कर्नाड, उसके बाद डॉली ठाकुर, उसके बाद में मकरंद देशपांडे, और बताना है दोस्तों कि कौन थिएटर से जुड़े हुए हस्ती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी के सभी जो हैं वो थिएटर से जुड़े हुए हस्ती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप में अंडमान जिले के वंटूर में स्थित महात्मा गांधी मैरियन नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पार्क बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। इस उद्यान की स्थापना की बात करें तो 1983 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम का विरुद्ध है। दोस्तों कुछ नहीं में से कुछ का सृजन करना जो है वो दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण, ये कुछ नहीं से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है। अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती। शून्य ऊर्जा ब्रह्मांड बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा की मात्रा को गुरुत्व की मात्रा से घटाने पर ऊर्जा पूर्णतः शून्य होती है। यह अपने प्रकार एकमात्र ब्रह्मांड है जो कुछ नहीं सिद्धांत का अनुसरण करता है और माना जाता है कि शून्य ऊर्जा ब्रह्मांड जैसा कोई ब्रह्मांड नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भूमध्य रेखा की बात करें तो वो कुल मिलाकर 13 देशों से होकर के गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, उसके बाद में गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। दोस्तों परमाणु बम का प्रथम प्रयोग जो है वो 6 अगस्त 1945 ईस्वी की सुबह तब देखा गया था जब अमेरिका की वायुसेना ने लिटिल बॉय नाम की कोड वाले यूरेनियम गन टाइप डिवाइस को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था, जिसमें कि 70,000 लोग मारे गए थे। और इसके बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम भी गिराया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर एवं लेखांकन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर एवं लेखांकन से। दोस्तों बहुराष्ट्रीय समूहों के विभिन्न भागों के मध्य व्यापारिक लेन देन दो स्वतंत्र फर्मों के माध्यम से समान बाजार बलों को आकार देने वाली संबंध के अधीन नहीं हो सकता। दोस्तों एक पार्टी कीमत के लिए दूसरी वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरित करती है और इस कीमत को ही हस्तांतरित कीमत के रूप में जाना जाता है। यह जो दोस्तों वो संबंधित उद्यमियों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकों के हस्तांतरण के संबंध कीमत के संबंधित होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई
ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? दोस्तों गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा जो है वो पाली हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? दोस्तों रक्षा मंत्रालय के विभाग की बात करें तो वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, उसके बाद में दोस्तों रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा वित्त विभाग। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों देखते हैं पहले कूट को देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए, बी और सी जो है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित विभाग हैं। अर्थात ए, बी, सी में जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पाद विभाग। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 34 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र अर्थात डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 की बात करें तो वो सम्मानित किया गया है सैयद शाहिद हकीम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक भारत के वायसराय बने हुए थे और उन्हें 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए याद किया जाता है। दोस्तों बंगाल के विभाजन को प्रभावी बनाने वाले निर्णय की घोषणा जो है वो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई थी और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था, जिसमें कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले पूर्वी क्षेत्रों को बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है स्प्राइट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्राइट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में पहली बार कितने वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी 1876 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने सबसे पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगाया और उसके बाद में उसमें गैर कृषि उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजे जाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास वापस भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है दोस्तों संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। दोस्तों ये संवैधानिक प्रावधान जो है उसका स्रोत क्या है, इसका मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए को, कह रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो अमेरिका का अधिकार पत्र से स्रोतित है। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो
आयरिश संविधान से संबंधित है, जबकि संघीय सरकार की बात करें तो वो ब्रिटिश संविधान से संबंधित है और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा का संविधान से संबंधित है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। ये तात्कालिक एग्जाम के संदर्भ की बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 43 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सर क्रीक की बात करें तो सर क्रीक पाकिस्तान की सिंधु प्रांत के कच्छ के रण में भारत के गुजरात राज्य के मध्य एक विवादित जलधारा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वो फ्रांस देश है जो 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऐप है आरंभ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक जो है इसकी गणना प्रति वर्ष राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा की जाती है और इसी के द्वारा इसे प्रकाशित भी किया जाता है। इसे सर्वप्रथम 2006 ईस्वी में जर्मन और उसके बाद में दोस्तों लाभकारी संगठन जो कि वेल्थ नगर हिल्फे के साथ प्रकाशित किया गया था। 2007 ईस्वी में विश्वव्यापी मुद्दों को सरोकार रखने वाला आयरिश एनजीओ सह प्रकाशक के रूप में इस समूह में शामिल हुआ था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, नांगल किसके लिए जाना जाता है। दोस्तों नांगल जो है वो उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित नांगल अपने उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह शहर मुख्य रूप से भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के उर्वरक परिसर के रूप में कार्य करता है। नांगल जो है वो मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व की सबसे विध्वंसक कीचड़ ज्वालामुखी का उद्गार 29 मई 2006 ईस्वी को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर दोस्तों सिदोरजो शहर के निकट में हुआ था और उस दिन के बाद से उसमें उद्गार होना बंद नहीं हुआ है। दोस्तों कीचड़ ज्वालामुखी को उसके चोटी पर लूसी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। दोस्तों प्रार्थना समाज की मांग की बात करें तो वो लड़के एवं लड़कियों के विवाह आयु में वृद्धि करना, ये मांग उसकी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना के बारे में तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण अर्थात शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाराद्वीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने हैं। अर्थात रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है दोस्तों सूची 1 में सिंधु स्थल और दूसरी तरफ है सूची 2 में उसका स्थान, अर्थात सिंधु स्थल जो है वो किस स्थान से संबंधित है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोथल के बारे में। तो लोथल जो है वो राजस्थान में है, जबकि रोपड़ हरियाणा में है और राखीगढ़ी पंजाब में है, जबकि कालीबंगा गुजरात में है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग देखें जो कि ये स्थान संबंधित किस जगह से है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात से संबंधित है, अर्थात 1 का मिलान हो जाएगा 4 से। और बात करें रोपड़ के बारे में तो रोपड़ का संबंध हो जाएगा पंजाब से, जबकि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा से संबंधित है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान से है। इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा 1 का 4 और दूसरा का हो जाएगा दोस्तों 3, जबकि तीसरा का हो जाएगा 2 और चौथा का हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दोस्तों पहला कथन है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताता है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है। उसके बाद में सी कथन को देखें जो कि कह रहा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इस तरीके से ये कथन भी सही है, अर्थात ए और सी ये 2 कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के लिए संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है चीन, भारत और बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी सीमा पर बहने वाली नदी है जो कि 3 देशों जिसमें कि चीन, भारत और बांग्लादेश सम्मिलित है। दोस्तों इन 3 देशों से होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ताइवान देश जो है वो भारत की सीमा से नहीं लगता है। दोस्तों भारत जो है वो अपनी सीमा रेखाओं को पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, जबकि पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत जो है वो हिंद महासागर और श्रीलंका में मालदीव के आसपास में विद्यमान है। दोस्तों भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है यूनेस्को का डायरेक्टरल जनरल कौन है। दोस्तों यूनेस्को का डायरेक्टरल जनरल की बात करें तो वो है दोस्तों आंद्रे अजोबे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंद्रे अजोबे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 ईस्वी तक नामक पुस्तक लिखी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दोस्तों इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद में लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। ऑप्शन बी सही है। जबकि सी जो है कह रहा है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके से तीनों कथन को हम लोग देख रहे हैं सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए, बी और सी ये तीनों कथन सही हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद को
किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, उसके बाद में चाइनीज रेनमीज और इसके बाद में यूरो। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला है जो कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है। यह विश्व के जैव विविधता के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से एक है। दोस्तों इसमें 7400 से अधिक पुष्पित पादपों की प्रजातियां और 139 स्तनपायी प्रजातियां, 508 पक्षियों की प्रजातियां, 179 उभयचर प्रजातियां और 288 ताजे जल में रहने वाली मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 65 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के कई प्रोटीनों की संश्लेषण में से एक आवश्यक साझेदार है जो कि स्कंदन और स्पंदन रोधी दोनों पर कार्य करता है। यह जो है दोस्तों वो प्रोथ्रोम्बिन अर्थात स्कंदन कारक 2 के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है जो कि थक्का निर्माण प्रक्रिया में थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। विटामिन के अनिवार्य रूप से रक्त में थक्का प्रक्रम में सम्मिलित रहता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है लोएस मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों पहले कथन को देखते हैं जो कि कह रहा है 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद में आम्भी जो कि तक्षशिला का राजा हुआ करता था उसने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तीसरा कथन जो है वो कह रहा है सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो इस तरीके से इसके और भी ऑप्शंस को देखते हैं जो कि आंसर के लिए उपयुक्त होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1 और 2 कथन जो है वो सही है। दोस्तों सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर ने जैसे ही सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया तो तक्षशिला के राजा जो आम्भी हुआ करते थे वो उसका स्वागत किए और उसने उसे कई उपहार भी दिए और उनसे अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब की हाइडेस्पिस नदी में अर्थात जिसको कि झेलम के नाम से भी जाना जाता है उसके तट पर सिकंदर महान और पोरस के मध्य में हाइडेस्पस का युद्ध हुआ था। उसके बाद में दोस्तों जून 323 ईस्वी पूर्व में उसके आरंभ में ही 10 दिन तक तेज ज्वर से पीड़ित रहने के कारण ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिहू शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा जो है वो बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किताब उल मुल्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों किताब उल मुल्क नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल-बरूनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात इक्विटास लघु वित्त बैंक। इक्विटास लघु वित्त बैंक को ही फरवरी 2017 ईस्वी में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। दोस्तों धारणीय विकास की संकल्पना की बात करें तो वो अंतरपौढ़ीय साम्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आश्रम है और दूसरी तरफ आयु है। दोस्तों हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके लिए थोड़ा इसको हम लोग छोटा करेंगे और देखेंगे दोस्तों जो कि कह रहा है ब्रह्मचर्य जिसका आयु होता है जन्म से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक, उसके बाद गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जो है वो 75 से 100 वर्ष तक, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सही आंसर को देखते हैं, पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए बी सी और डी अर्थात संपीड़ित वायु, उसके बाद में स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ब्लू चिप कंपनी क्या है। दोस्तों ब्लू चिप कंपनी जो है वो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किया गया था दोस्तों अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की तो वो 1820 ईस्वी में सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। दोस्तों मद्रास, बम्बई, असम और कुर्ग के प्रांत सहित ब्रिटिश भारत के कई क्षेत्र इस प्रथा को लागू किया गया था। बहुत सारे क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा में स्वामित्व का आधार जो है वो किसानों को सौंपा गया था और ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से कर वसूल करती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। दोस्तों बात करें आग्नेय चट्टान की तो वो सेल जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्लेटी पत्थर जिसको कि सेल कहा जाता है वो एक उत्कृष्ट दानेदार उसके बाद में कीचड़ से बनी हुई एक खंडमय अवसादी शैल होता है जो कि अन्य खनिजों विशेष रूप से क्वार्ट्ज और कैसाइल्ट के छोटे टुकड़े और चिकनी मिट्टी के पपड़ी का मिश्रण होता है। उसके बाद में दोस्तों स्लेटी पत्थर कयांतरित दबाव और उष्मा के अधीन होते हैं जो कि कठोर विखंड उसके बाद में कयांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे कि स्लेट के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 80 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कागज का जलना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन जो है वो सामग्रियों का भिन्न विशेषताओं के साथ किसी अन्य एवं नई सामग्रियों में परिवर्तन है और इससे एक या अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसके जल जाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे राख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps पर तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली आरंभ किया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिलायंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधान के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद का एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इस परिषद का निर्माण राज्य के मध्य जो है वो विवाद, सामान्य हित के मुद्दे, उसके बाद में नीतियों की जांच या विचार विमर्श करने हेतु किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़गपुर आईआईटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें इंडोनेशिया में तो विश्व का सबसे बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर है जो कि मध्यवर्ती जावा के जकार्ता के निकट बोरोबुदुर में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो 750 और 842 ईस्वी के मध्य में किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 86 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? दोस्तों हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों हड़प्पा के बारे में तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है और इस प्राचीन शहर के स्थल पर कांस्य युगीन सुदृढ़ शहर का अवशेष पाए गए हैं जो कि सिंधु और पंजाब में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता का और उसके पश्चात समाधि क्षेत्र एच संस्कृति का भाग था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है, KNO2 रासायनिक सूत्र है। दोस्तों KNO2 जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है ये बात पता करना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, अर्थात फंगस स्वपोषी ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? दोस्तों गैसीय वायु प्रदूषण की बात करें तो निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन जो है वो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सुनहरी चावल अर्थात गोल्डन चावल क्या है? दोस्तों सुनहरी चावल या गोल्डन चावल जो है वो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो हैं दोस्तों राजीव कुमार। ये तात्कालिक एग्जाम की समय की रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के पहले मास की बात करें तो वो है दोस्तों चैत का मास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है जिसमें कि चैत को पहला महीना माना जाता है और इसमें जो है वो सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। दोस्तों संगणना परंपरा के अंतर्गत ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना जो है वो मार्च या अप्रैल से प्रारंभ होता है। चैत का महीना जो है वो बसंत के आगमन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? दोस्तों बात करें मानव रक्त के पीएच मान के बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 से लेकर के 8 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सामान्यतः मानव रक्त जो है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के पीएच मान के साथ थोड़ा क्षारीय होता है और इसमें कम से कम अधिक मान का अर्थ लक्षण और रोग है। दोस्तों यदि रक्त का पीएच मान 6.8 से कम या 7.8 से अधिक होता है तो कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों रक्त के लिए 7.4 का पीएच मान जो है वो आदर्श माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू। दोस्तों एक पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म
उसके बाद में दोस्तों ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व, इसके रचयिता कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 96 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जब एक राज्य व्यवस्था स्फीतिक दबावों से गुजर रहा हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? दोस्तों पहला उपाय है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, कि ब्याज को घटा देनी चाहिए, या सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं इसके हम लोग ऑप्शंस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देनी चाहिए। इस तरीके से बात करें दोस्तों, जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी परिस्थिति का सामना करती है तो प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। दोस्तों ब्याज दर में कमी के अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक धन आएगा। इस प्रकार से मुद्रास्फीति की दर में भी वृद्धि होगी। ब्याज दर में वृद्धि से लोग अधिक ब्याज करने और कम खर्च करने को प्रेरित होते हैं। इस प्रकार स्फीतिकारी जो है वो दबाव कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 97 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है तेज क्या है? दोस्तों तेज जो है वो एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 98 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? दोस्तों बात करें चंगेज खां के समकालीन के बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। दोस्तों दिल्ली का सुल्तान जो हुआ करता था इल्तुतमिश, वो मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन माना जाता है। दोस्तों 1221 ईस्वी में दिल्ली पर चंगेज खां के संभावित हमले की आशंका थी। चंगेज खां 1221 ईस्वी में समरकंद के जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आ चुका था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 99 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है NAFTA के सदस्य कौन सा है? दोस्तों NAFTA के सदस्य की बात करें तो वो है दोस्तों USA, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हम लोग NAFTA अर्थात नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात नाफ्टा। इसमें कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है, जो कि उत्तरी अमेरिका के एक त्रिपक्षीय व्यापारिक गुट का निर्माण करता है। यह समझौता जो है वो 1 जनवरी 1994 ईस्वी को प्रभावी हुई थी। इसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को स्थान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 ईस्वी में कहा था कि निजता एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत जीवन और निजी संपत्ति के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में MP शर्मा और खड़ग सिंह दोनों के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इस सेट को भी पूर्ण रूप से कर चुके हैं। तो इस तरीके से बात करें तो कुल मिलाकर हम लोग 5 सेट को कवर कर चुके हैं इसको लेकर के। फिर हम लोग अपने सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले सेशन में, एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।